Good afternoon, everyone. Myself, Vivekanand, Assistant Professor, School of Law, IFTM University, मुरादाबाद। आज जिस टॉपिक पे विषय पे बात करने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड हर्डल्स इन इंडिया। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसका लिटरल मीनिंग निकालें, तो एंटरप्रेन्योर के द्वारा किए गए किसी भी काम को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। लेकिन दरअसल इसको अगर हम डिटेल में पढ़ें तो एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जो बाजार में एग्जिस्टिंग पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने का एक तरीके के तौर पे देखा जाता है। दूसरी तरफ किसी भी व्यवसाय के लिए या बिजनेस मॉडल के लिए बेनिफिट अर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी व्यक्ति वो बिजनेस नहीं चलाना चाहेगा जिसमें उसको फायदा ना होता हो। तो लाभ कमाने के साथ साथ जब व्यापारी, कोई बिजनेसमैन, बिजनेस को चलाने के लिए नए तरीके से एग्जिस्टिंग रिसोर्स को कलेक्ट करता है और साथ में रिस्क को भी मैनेज करता है या रिस्क भी उठाता है, तो ऐसी प्रोसेस को ही हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एक बड़ा लेवल है स्टार्टअप का। हम स्टार्टअप पे भी चर्चा करेंगे। स्टार्टअप बेसिकली जो है एक स्मॉल लेवल कंपनीज हैं जो किसी तरीके से इनका फोकस रहता है इनोवेशन पे। और इनोवेशन पे फोकस रहने की वजह से इसमें कुछ अनसर्टेनिटी भी होती है और इसमें रिस्क भी हायर होता है। जबकि हम अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स पे चलते हैं और उसमें मैनेज करने के जो तरीके होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड तरीके से सब कुछ किया जाता है। उसमें उसमें रिस्क टेकिंग जो होती है वो अलग होती है और रिसोर्सेज को इनोवेटिव तरीके से यूज़ किया जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं बट उनको मैनेज वे में यूज़ करना ही अपने आप में सबसे बड़ी एक आर्ट होती है। अब बिजनेस में इस अनसर्टेनिटी और रिस्क को मैनेज करने की जो कैपेसिटी होती है वही एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। अब जो व्यक्ति इस काम को करता है उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। इसी कारण से 20th सेंचुरी में थियोरिस्ट आर्थर एच कोल ने एंटरप्रेन्योर को ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर के तौर पे डिफाइन किया है कि वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करता है। तो अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ विशेषता या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। जैसे इसकी सबसे बड़ी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है बियरिंग द रिस्क। जब मार्केट में कोई भी चीज बिजनेस मॉडल इस्टेब्लिश किया जाता है या उसको स्टार्ट किया जाता है तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है रिस्क को बियर करना। तो एंटरप्रेन्योरशिप इसी काम को करने के लिए होता है कि उस रिस्क को कैसे मैनेज वे में किया जाए। यदि अगर अब रिस्क को मैनेज करना नहीं आता किसी व्यक्ति को, किसी बिजनेसमैन को, तो वो उस बिजनेस को ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करा पाएगा। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हम बात करते हैं इनोवेशन की। तो एंटरप्रेन्योरशिप में बेसिकली इनोवेटिव तरीके से या फिर इनोवेशन का यूज किया जाता है जिससे उस बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी जाती है, क्योंकि सामान्य तौर पर रिसोर्सेज सभी के पास होते हैं, क्योंकि जो चीजें हैं ऑलरेडी उनको मैनेज वे में उनको इनोवेटिव तरीके से एग्जीक्यूट करना ही मार्केट में बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी बिजनेस मॉडल को क्रैक करने के लिए। फिर एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक क्रिएटिव प्रोसेस होती है। जाहिर सी बात है जब हम रिस्क टेकर होता है कोई व्यक्ति और उसमें इनोवेशन भी अपनी लगा रहा है तो वो क्रिएटिव प्रोसेस अपने आप बन जाती है। क्योंकि एक प्रोडक्ट ए नाम की कंपनी बेच रही है और वही प्रोडक्ट दूसरे तरीके से मैनेज करके बी कंपनी बेच रही है। जैसे हम प्रेजेंटली अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें तो अभी तक जो हमने सोडा या फिर जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं वो स्टील के कैन या फिर कांच की बोतल्स में और कैंस में ही देखे हैं ज्यादातर हम लोगों ने, या फिर टेट्रा पैक में देखे हैं। लेकिन बोट कंपनी जो है इस बिजनेस मॉडल में घुसने के लिए, इस मार्केट में घुसने के लिए उसने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई और उसने पाउच देने शुरू किए, उसको इनोवेटिव तरीके से क्रिएट किया, जूसेस को देना शुरू किया और ड्रिंक्स को उसने मार्केट में एडवर्टीज किया उसका। तो इसमें बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप में देखी जाती है जो उसके बिजनेस मॉडल को रिप्रेजेंट करती है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप में जो है नॉलेज बेस्ड बिहेवियर प्रेजेंस होता है। उसमें किसी भी चीज के लिए अगर आपके पास वास्ट नॉलेज नहीं है उस बिजनेस मॉडल की तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। और एंटरप्रेन्योरशिप तभी कोई व्यक्ति कर पाता है जब उसके पास नॉलेज बेस्ड बिहेवियर होता है। एंड लास्टली
एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, जैसे इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स होते हैं, मार्केट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, लॉ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को उन प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं है तो उस चीज को वो सरवाइव नहीं करा सकता बिजनेस को किसी भी तरीके से। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यही थे, और भी बहुत से हैं लेकिन जो मेन है वो यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम बात करेंगे इसकी आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो सबसे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सक्सेसफुल यूनिट्स। किसी भी देश के लिए सक्सेसफुल यूनिट्स का होना बहुत जरूरी है, या मार्केट के लिए सक्सेसफुल यूनिट्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी कंपनियां भी छोटी ही कंपनियों से आपका बिजनेस तैयार कराती हैं या बिजनेस करती हैं। तो यदि अगर आपके पास सक्सेसफुल यूनिट्स होंगी बिजनेस की, तो वो सब काम जो है एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इन यूनिट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जरूरी है। दूसरा, इनोवेशंस को एनकरेज करने के लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इनोवेटिव है तो वो काम कर ही सकता है। उन इनोवेशंस को मैनेज वे में यूज करने के लिए और सब चीज़ों के लिए जो है एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता पड़ती है। फिर इसकी और आवश्यकता हम देखते हैं रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो एंटरप्रेन्योरशिप ना केवल व्यक्ति का खुद का और कंपनी का डेवलपमेंट है, उसका बेनिफिट्स है, बल्कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट करता है। सीधी सी बात है, जब कोई कंपनी अपना बिजनेस मॉडल खड़ा करती है, उसमें लाभ कमाती है और उसमें टैक्सेस उसे देने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देश की भी होती है। फिर दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। जैसा हम देखते हैं कि जो कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो वो कोई भी एक व्यक्ति स्वयं नहीं कर लेता, खुद नहीं कर लेता। तो उन सभी चीजों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना भी एंटरप्रेन्योरशिप का एक दूसरा काम देखा जाता है। उसके अलावा बैलेंस डेवलपमेंट होता है, डेवलप्ड होता है। हम देखते हैं कि बहुत सी कंट्रीज में केवल उस कंट्री के कुछ ही पार्ट डेवलप हैं, बाकी सब ऐसे देखे जाते हैं जैसे वहां पर कोई विकास हुआ ही ना, डेवलप हुआ ही नहीं, डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है बेसिकली जरूरी नहीं है कि वो डेवलप पार्ट की तरफ ही फोकस करती है, वो डेवलपिंग पार्ट्स की तरफ भी फोकस करते हैं बिजनेसमैन। और क्योंकि उनको वहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ज्यादा अच्छी और सस्ती लेबर भी मिलती है, उनको रिसोर्सेज यूज करने की परमिशन अच्छे से मिल जाती हैं, और सारी जो हर्डल्स होते हैं उनको वो इजीली क्रैक कर पाते हैं। तो बैलेंस डेवलपमेंट के लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता होती है। नहीं तो फिर लोग जो है भेड़ चाल चलते हैं और सभी लोग एक ही जगह पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना शुरू कर देते हैं। फिर एंटरप्रेन्योरशिप की जो आवश्यकता है वो न्यू मार्केट को डिस्कवर करने के लिए है। किसी भी तरीके से जब नए मार्केट को डिस्कवर किया जाता है तो उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की नीड कहीं भी खत्म नहीं होती। एंटरप्रेन्योरशिप हर उस जगह काम करती है जहाँ पे संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, रिस्क टेकर हैं। और लास्टली, कैपिटल फॉर्मेशन में भी एंटरप्रेन्योरशिप की सहायता मिलती है, उससे उससे मदद मिलती है, आवश्यकता होती है एंटरप्रेन्योरशिप की कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी। अब हम आगे बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया encounters several challenges including regulatory hurdles, access to funding and lack of mentorship। तो ये जो बैरियर हैं, जो आपका रेगुलेटरी हर्डल्स हैं या फिर जो फंडिंग की प्रॉब्लम है, ये हर हाल में हर जगह देखी जाती है, लेकिन भारत में बहुत ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि बैंक जल्दी से लोन नहीं देते। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं लेकिन उनके द्वारा जो फंड दिया जाता है वो भी सफिशिएंट नहीं हो पाता। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए या जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो वो रेगुलेटरी हर्डल्स ही होते हैं, क्योंकि उनको इतनी सारी परमिशंस और एनओसीज लेनी पड़ती है। तो इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाना चाहिए बिजनेस मॉडल्स के लिए, जो अलग अलग हमारे भारत देश में राज्यों में देखा भी गया है, लेकिन सभी राज्यों में वो शायद अभी स्थापित नहीं किया गया, एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है बहुत ज्यादा हर्डल क्रिएट करता है, और फंडिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्लस मेंटरशिप भी नहीं है, हमारे यहाँ पे मेंटरशिप की बहुत बड़ी कमी गई है। देखो, जो एंटरप्रेन्योर्स है उसका काम ही है मेंटरशिप को करना, ठीक है। अगर वो अच्छा एक मेंटर होगा तो वो बिजनेस ग्रोथ भी बहुत अच्छी कर पाएगा और लोगों को अच्छे से मैनेज भी कर पाएगा। हम बात करेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की। तो ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। समय समय पे जो भी कोई सरकार आती है, कोई गवर्नमेंट रहती है, तो वो अपनी अलग अलग स्कीम्स को लॉन्च करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप सच एज स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया। स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया इज अ वेरी
इट प्लेज वेरी क्रूशियल रोल इन इंडिया। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है बहुत ज्यादा अलग तरीके से, क्योंकि मेक इन इंडिया लॉन्च होने के बाद से भारत में, इंडिया में बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है। ठीक है, जैसे हम आईफोन को देखें, आईफोन 16 प्योरली इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड फोन है, मेड इन इंडिया फोन है। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इनिशिएटिव भी ले रही है, स्टार्टअप्स को फंडिंग दी जा रही है बड़े तरीके से, और उनको सब्सिडी भी दी जा रही है, सब्सिडाइज बिजनेस मॉडल स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। उधर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट चलाए जा रहे हैं, रेगुलेशन को सिंप्लीफाई किया जा रहा है, और भी बहुत सारे चीजें देखी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो आवश्यक भी हैं, जो इम्पोर्टेंट भी अपने आप में रोल प्ले करती हैं। फिर कुछ जगह भी हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो एक एमर्जिंग सेक्टर के तौर पे देखे जा रहे हैं। तो हम अगर एमर्जिंग सेक्टर्स की बात करें तो सेवरल सेक्टर्स आर एमर्जिंग एज promising for entrepreneurs including technology, healthcare and sustainable energy। तो टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर और सस्टेनेबल एनर्जी की बात करें तो इन प्रेजेंट पूरे वर्ल्ड में इन तीनों चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो एआई से कोई भी अनजान नहीं है आज के टाइम में। एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हर कंपनी, हर व्यक्ति, इंक्लूड एक बच्चा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है, अगर वो अपने मोबाइल चला रहा है तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करके टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत ज्यादा बूम है। हेल्थ केयर में, हेल्थ को लेके आज का जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो बहुत ज्यादा अवेयर है। प्लस सस्टेनेबल एनर्जीज के मामले में तो जितने भी तरीके की सस्टेनेबल एनर्जीज हैं, उन सेक्टर्स में भी बहुत ज्यादा बूम है, उनमें भी पॉसिबिलिटीज असीमित हैं। क्योंकि हम सस्टेनेबल एनर्जी के तौर पे हम ग्रीन एनर्जी को देखते हैं, सोलर एनर्जी को देखते हैं, विंड एनर्जी को देखते हैं, और आजकल हम जिसकी बहुत ज्यादा बात करते हैं, ई व्हीकल्स या बैटरी से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो बहुत ज्यादा इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, और ये एमर्जिंग सेक्टर्स हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। So these industries present unique opportunities for innovation and investment, driving economic growth and job creation। तो इन सब चीजों से जॉब का क्रिएशन भी लाजमी है। हम बात करें रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो भारत में इन सभी चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब हम कंक्लूजन बात करें कि कंक्लूजन के तौर पे अगर हम देखें तो नेविगेटिंग द लैंडस्केप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया इज बोथ चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि केवल चैलेंजिंग ही है या फिर केवल रिवॉर्डिंग ही है, ये दोनों का मिला जुला रूप है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग। क्योंकि जिन चीज, जहाँ पे कभी भी रिस्क या फिर चैलेंज होंगे, वहाँ पे रिवॉर्ड भी होगा, और जहाँ पे रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज होंगी, वहाँ पे चैलेंजेस भी होंगे। कोई भी चीज सरलता से नहीं मिल जाती, अगर सरलता से मिल जाती तो हर एक बिजनेस मॉडल भी सक्सेसफुल हो जाता। सो इन दी एंड आई वुड लाइक टू से कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी देश के लिए, क्योंकि बिजनेस सभी करते हैं, उन बिजनेस मॉडल को इनोवेटिव तरीके से एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप you really enjoy this session. Thank you. Thank you all.